सेकंड चैप्टर है ये हमारा क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी किताब का, टाइटल है इनसाइड आवर अर्थ। तो इस टाइटल को देख के ही आप समझ सकते हैं कि अर्थ के अंदर झांक के कौन कौन सी लेयर्स हैं, इसको बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जैसे ये एक फिगर दे रखा है, यहाँ आपको हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, इससे बेटर आइडिया आपको इस फिगर में लगेगा। देखिए किस तरीके से दिखा रखा है। सबसे ऊपर आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे आएगा मेंटल, मेंटल के नीचे आएगा कोर, कोर दो भागों में डिवाइडेड है, एक आउटर कोर एक इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। जो लिथोस्फीयर होता है वो लिथोस्फीयर दो चीजों से मिलकर बना है, एक जो ऊपर का क्रस्ट है और फिर मेंटल का अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट, ये दो चीजें मिलकर लिथोस्फीयर बनाती है। एक बेसिक आइडिया दिया है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। शुरू करने से पहले तो बता दूं फ्रेंड्स कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ इन एनसीईआरटी किताबों को आप नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करके खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से इसको पढ़ेंगे नहीं चीजें समझ में आएंगी नहीं। अब देखिए, जो अर्थ हमारा होमलैंड है वो एक डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक प्लेनेट कैसे है कि भैया ना केवल इसकी सतह पे पर चेंजेस हो रहे हैं, इसके सरफेस पे तो चेंजेस हो ही रहे हैं, इसके सरफेस के अंदर भी लगातार चेंजेस हो रहे हैं। अब हम तो सरफेस पे रहते हैं, तो सरफेस पे होने वाले चेंजेस जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो तो हमको नजर आते हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस के नीचे जाके क्या चेंजेस हैं वो हमको नजर नहीं आते। तो अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात की जाए तो अर्थ एक प्याज की तरह है। जब आप प्याज को काटो तो देखिए इसमें कंसंट्रेटेड लेयर्स में उसके छिलके अरेंज्ड होते हैं, उन छिलकों को निकालते जाओ प्याज कम होता जाएगा। जो अर्थ है वो भी ऐसी बहुत सारी कंसंट्रिक लेयर से मिलकर बना है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, और उसमें जो सबसे ऊपरी लेयर है ना, सबसे ऊपरी सतह है, उसको आप बोलते हो क्रस्ट। भाई क्रस्ट सारी लेयर्स की सबसे थिनेस्ट है। सबसे ऊपर आएगी क्रस्ट मैंने बताया, फिर आएगा आपका मेंटल, फिर आएगा आपका आउटर कोर, फिर इनर कोर। जो मेंटल है वो मेंटल 3-4 भागों में डिवाइडेड है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मेंटल में ही एक भाग है एस्थेनोस्फीयर, ओके। फिर मेंटल का एक छोटा सा भाग है अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, नीचे आपका थोड़ा लिक्विड मेंटल भी मिलता है। तो इस तरीके के आपको मेंटल के अंदर भी बहुत सारे सब डिविजन्स दिख जाते हैं। तो जो क्रस्ट की बात कर ली, क्रस्ट टॉप मोस्ट लेयर है और सारी लेयर्स में सबसे थिन है। अब देखिए क्रस्ट जो है सबसे ऊपर की सरफेस वो दो जगहों पे है। एक तो लैंड पे तो है ही, जो हमारे कॉन्टिनेंटल एरियाज है, ओशंस में भी है। जो समुंदर आपको दिखता है, अगर आप समुंदर की गहराई में चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके जमीन आ जाएगी। वो जो जमीन है ना वो आपका ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है ना। तो भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंट लैंड जो कि हवा को एक्सपोज है उस पे जो क्रस्ट है जमीन है उसको आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलोगे, और उसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है वो है लमसम 35 किलोमीटर। और वहीं पे अगर आप ओशनिक क्रस्ट में चले जाते हो तो ओशनिक क्रस्ट में जो आपको सतह मिलेगी जमीन की वो 5 किलोमीटर की आप कह सकते हो कि एवरेज मोटाई है। तो हमने दोनों तरह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की आप कह सकते हैं कि थिकनेस को यहाँ पे देखा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फैक्टर है, यहाँ पे माइंस की बात की गई है। दुनिया की सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ मिलती है? तो साउथ अफ्रीका नाम के देश में दुनिया की डीपेस्ट माइन मिलती है, 4 किलोमीटर गहरी है, ओके। इंजीनियर्स भाई ऑयल वगैरह की खोज में 6 किलोमीटर तक गहरा गड्ढा भी खोद देते हैं। क्या आप होल करके अर्थ को खोद के 6000 किलोमीटर यानी कि अर्थ के सेंटर पे पहुंच सकते हो? आप अर्थ के सेंटर पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अर्थ का जो सेंटर है आप कह सकते हो कि सरफेस से 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लगभग 6300 या 6400 किलोमीटर रेडियस है हमारे अर्थ का। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे अर्थ का सेंटर है वो सरफेस से कितना दूर होगा, तो हम लोग खोद के नहीं पहुंच सकते। अब अगर हम लोग इस कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो इसके मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर ध्यान में दिया जाए, जो कॉन्टिनेंटल मास है, ये कॉन्टिनेंटल मास में दो चीजें डोमिनेंट होती हैं, एक होती है सिलिका और एक होती है एल्यूमिना। तो सिलिका या एल्यूमिना इसमें डोमिनेंट होती है, इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को आप सियाल भी बोलते हो, जिसमें एसआई डिनोट करता है सिलिका को, एल डिनोट करता है एल्यूमिना को। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको यहां नजर आ रहा है, देखिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कितना गहरा जा रहा है आपका। और यहाँ पे ओशन पे देखिए, ओशन की मोटाई के नीचे आपका कॉन्टिनेंट ओशनिक क्रस्ट शुरू हो रहा है, और ये जो लाल लाल रंग का पोर्शन है ना, इसको आप मेंटल बोल सकते हो फिलहाल के लिए इस फिगर में समझने के लिए। तो जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो है सियाल, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना है। वहीं पे अगर आप ओशनिक क्रस्ट की बात करोगे तो उसको आप बोलोगे सीमा, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट बना है सिलिका एसआई और मैग्नीशियम एमए से मिलकर। तो एसआई है सिलिका और एमए है मैग्नीशियम, तो उसको आप सीमा बोलते हो। तो ये तो बात हो गई भाई क्रस्ट की। क्रस्ट के नीचे चले जाएंगे तो आ जाएगा मेंटल, और मेंटल जाता है भाई लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक
क्रस्ट के नीचे, यानी क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक गहरा जाता है। अब क्रस्ट अगर आप 2900 किलोमीटर से कंपेयर करोगे तो भाई क्रस्ट तो केवल 35 ही किलोमीटर का है कॉन्टिनेंटल एरियाज में, और ओशन में तो भाई वो केवल 5 ही किलोमीटर का है। ओके, अगर बात किया जाए अर्थ के बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर की, तो वो है आपका कोर। ठीक है, तो वो है आपका कोर। ये जो कोर है ये आपका मेनली दो मटेरियल से मिलकर बना है, एक है निकल और एक है आयरन। और निकल को आप डिनोट करोगे Na से, आयरन को आप डिनोट करोगे Fe से, तो ये बन जाएगा नाइस। ओके, यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म बनता है हमारे पृथ्वी का, अर्थ का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो इस कोर के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक एक्टिविटी या मैग्नेटिक कैरेक्टर निकल के आता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से देखेंगे। अब हम बात करें कि कौन कौन से लेयर्स में कितना परसेंट वॉल्यूम है अर्थ का। तो जो क्रस्ट है उसमें अर्थ का केवल 1% वॉल्यूम है, क्योंकि आपकी क्रस्ट की थिकनेस बहुत कम है। अगर आप मेंटल की बात करो फ्रेंड्स, तो मेंटल में 84% वॉल्यूम है अर्थ का। और ऑब्वियस ही बात है, 84% मेंटल में आ गया, 1% आपका क्रस्ट में आ गया, तो बचा कितना, 15% वॉल्यूम है आपका कोर में। जो रेडियस है अर्थ का वो लमसम 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। अब हम रॉक्स और मिनरल्स की बात करेंगे। इस चैप्टर में जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अपनी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मैं ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप देखना चाहो तो वहां पे जाके भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं फिर से बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इन चीजों को समझाया है। रॉक्स और मिनरल्स की बात करते हैं। हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसपे चट्टाने मिलती हैं। अब हम लोग को नॉर्मली सॉइल नजर आता है, तो हमें वो चट्टाने दिखती नहीं है। वो चट्टाने सॉइल को आप खोदते जाओगे तो नीचे नजर आएंगी, कोस्ट में नजर आएंगी, माउंटेन्स में नजर आएंगी, और अलग अलग तरीके की चट्टाने हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। और रॉक अलग अलग साइज की है, कलर की है, टेक्सचर्स की है। बहुत ज्यादा रॉक की क्लासिफिकेशन में आपको डेप्थ जाननी हो तो मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में टाइप्स ऑफ रॉक्स बना रखी है मैंने, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, तीनों समझा रखी है। यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। 3 मेजर तरीके के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। कैसे बनती है उसको समझने से पहले वर्ड के ओरिजिन को समझिए, तो काफी हद तक ये रॉक कैसे बनी ये भी समझ में आ जाएगा। तो इग्नियस है, इग्नियस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है इग्निस, IGNIS। और IGNIS लैटिन वर्ड का मतलब है फायर। तो भाई फायर की गर्मी से जो रॉक प्रोड्यूस हुई उनको आप बोलोगे इग्नियस रॉक। फिर सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है सेडिमेंटम। और सेडिमेंटम का मतलब होता है भाई सेटल डाउन, बैठ जाना एक जगह पे। तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो भी जो अलग अलग रॉक्स टूटेंगी उनके पार्टिकल्स जब जाके कहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगे, और सेटल डाउन होने के बाद जब उनके ऊपर प्रेशर बनेगा तो वो अपने आप को सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरीके से मेटामॉर्फिक, तो ये मेटामॉर्फिक जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से आया जिसका मतलब है फॉर्म में चेंज होना। तो अब इन वर्ड के ओरिजिन से आप इन रॉक्स के बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आपका इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स क्या होती है, देखिए आपको पता है कि फ्रेंड्स हमारी पृथ्वी के नीचे मैग्मा है। जो हमारा मेंटल है उस मेंटल में मैग्मा मिलता है, खासकर एक लेयर होती है स्टेनोस्फीयर, वहां मिलता है। अब देखिए जब ये मैग्मा गर्म होगा, अंदर तो गर्म होगा और गर्म में एक सर्कल में घूमता रहता है। उस सर्कल को मैंने अलग से आपको अपनी वीडियोस में समझा रखा है। अब ये मैग्मा जब किसी एक्टिविटी की वजह से सतह के ऊपर आ जाएगा, वो एक्टिविटी आपकी मिड ओशनिक रिज में भी हो सकती है। अगर सरफेस पे देखेंगे, अर्थ सरफेस पे एक्सपोज टू एयर, तो वॉल्केनोज के थ्रू कभी कभी बहुत सारा जो मैग्मा होता है वो अर्थ की सरफेस को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाता है। वॉल्केनोज मतलब ज्वालामुखी। तो जब ये मैग्मा अर्थ की सरफेस पे आता है तो वो ठंडा होता है, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो भाई सॉलिड में बदल जाएगा, और जब वो सॉलिड में बदल जाएगा तो वो बन जाएगा आपका इग्नियस रॉक। तो भाई जो मैग्मा जो आपके अर्थ के अंदर से निकला, ऊपर जाके जब वो कूल हुआ तो वो बना इग्नियस रॉक्स। इन इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, और ये दो तरीके की होती है, एक होती इंट्रूसिव रॉक और एक होती एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक में क्या फर्क होता है, देखिए जब मोल्टेन लावा अर्थ की सरफेस पे पहुंच गया, तो जब वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगा तो भाई वो एकदम से एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाएगा, एकदम से एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाएगा, बहुत जल्दी कूल डाउन होगा, बहुत जल्दी रॉक सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और इस तरीके के रॉक्स जो कि मैग्मा के अर्थ के एटमॉस्फेयर को से एक्सपोज होने की वजह से बनती है, उनको बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव आ रहा है मतलब ये बाहर निकल गई है। वहीं पे वो इग्नियस रॉक्स
जहां पे जो मोल्टन मैग्मा है वो जब क्रिवाइसिस से ऊपर आ रहा था, अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंच पाया, बट अर्थ की सरफेस के पास थोड़ा डेप्थ में पहुंच गया, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पे उसके ओरिजिन से ज्यादा गर्मी नहीं है, कम गर्मी है, वहां ठंडी ज्यादा है। जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा था मैग्मा, मेंटल के गर्म पोर्शन से, वहां पे तो भाई टेम्परेचर बहुत हाई थे, लेकिन ये थोड़ा ऊपर उठा, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज नहीं हो पाया, अर्थ के सरफेस पे नहीं आ पाया, लेकिन थोड़ा नीचे रहा, पर जहां पे भी रहा वहां पे अच्छी खासी सर्दी है इसके ठंडे होने के लिए। तो जब एक मैग्मा अर्थ की सरफेस पे ना आके अर्थ की सरफेस नीचे होके वो कूल डाउन हो जाए और अपने आप को रॉक्स में बदल ले, तो वो होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग ग्रेन्स, शॉर्ट ग्रेन्स, ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं और ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में काफी फर्क होता है। क्योंकि जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है वो धीरे धीरे कूल डाउन करेंगी, तो धीरे धीरे जब कूल डाउन करेंगे तो लेयर फॉर्मेशन उनमें बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। वहीं पे जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है वो तुरंत कूल डाउन हो जाएंगी। तो इस दोनों इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बीच के एग्जैक्ट प्रॉपर्टी डिफरेंसेस को जानना है तो मेरे चैनल के ज्योग्राफी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहां पे उस टॉपिक के बारे में बात नहीं की गई है। ओके, अच्छा, जो थोड़ी बहुत बात की गई है वो ये कहा गया है कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तुरंत ठंडे हो जाते हैं, इसलिए वो लंबे ग्रेन्स बनाते हैं, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बहुत तेज ठंडे होते हैं तो फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। मुझे पता है ये फाइन ग्रेन और लॉन्ग ग्रेन, लार्ज ग्रेन, ये आपको समझ में नहीं आया, जब तक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, अभी देखिए, वैसे तो देखा जाए क्लास 7th के अगर आप पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी चीजें पता चलेंगी आपको, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बात है फ्रेंड्स की, बात होती है नोट्स बनाने की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई नोट्स हम लोग किस तरीके से बनाया जाए, तो इस चैप्टर में अब तक जो मैंने आपको बताया है उसमें नोट बनाने लायक क्या है। सबसे पहली चीज नोट बनाने लायक ये है कि आप इस डायग्राम को अपने बुक में बना लीजिए जितना आप बना सकते हैं। ये किलोमीटर अभी फिलहाल के लिए लिखने की जरूरत नहीं, आप सबसे पहले देखिए कि भाई सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर उसके नीचे मेंटल, फिर उसके नीचे कोर, एक बेसिक डायग्राम आपने बना लिया। ओके, लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल से मिलकर बनता है, ये कहीं पे लिख लीजिए। कोर में सबसे बीच में जो है वो सॉलिड कोर है, उसके ऊपर जो है वो लिक्विड कोर है। तो इस तरीके का फिगर आप एक बना लीजिए अपने बुक में, अपने नोटबुक में। फिर कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो दो तरीके का है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ये लिख लीजिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो विड्थ है और ओशनिक क्रस्ट की विड्थ है वो लिखे। इस तरीके का फिगर अगर आप अपने नोट्स में बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए। ये सियाल और सीमा वाली चीज को लिख लीजिए। फिर देखिए कि जब क्रस्ट खत्म होने के बाद मेंटल शुरू होता है तो 2900 किलोमीटर तक जाता है, ये आप अपने नोट्स में लिखिए। सियाल, सीमा, नाइफे, इसको लिखिए। रॉक्स 3 प्रकार की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इसको लिखिए। और बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप एरो बना के भी नोट्स बना सकते हो। जैसे रॉक्स है, रॉक्स को हमने 3 में बांटा, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, और एक छोटे छोटे पॉइंट्स में इग्नियस की क्या प्रॉपर्टीज है वो आपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर ली। तो नोट्स को जितना ज्यादा शॉर्ट हो सके उतना ज्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नोट्स मत बनाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्ड नोट्स आप बनाने पे आएंगे तो कोर्स इतना बड़ा है कितना लिखेंगे। अब देखिए, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की एक एग्जांपल है बसाल्ट और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल है ग्रेनाइट। ओके, जो ग्रेनाइट के स्टोन्स होते हैं उनको आप कह सकते हैं एज अ ग्राइंडिंग स्टोन्स भी इस्तेमाल किया जाता है। इन ग्रेनाइट की रॉक को एज अ ग्राइंडिंग स्टोन्स भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मसाले पीसने के लिए, मसालों को पीसने के लिए फ्रेंड्स, और उन मसालों का पाउडर बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए इन ग्रेनाइट को एज अ ग्राइंडिंग स्टोन इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो रॉक्स हैं, ये जो आपकी इग्नियस रॉक्स बनी, अब क्या ये इग्नियस रॉक्स हमेशा इग्नियस ही रहेंगी? नहीं फ्रेंड्स, ये टूट भी सकती हैं। तो कभी कभी जो रॉक्स है वो रोल डाउन कर जाती हैं, क्रैक कर जाती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, टकराने की वजह से वो छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं। इन छोटे छोटे भागों को आप बोलते हो सेडिमेंट, और ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कुछ नेचर के फोर्सेस की मदद से। वो नेचर के फोर्सेस है भाई हवा और पानी। कभी कभी कुछ ऐसी सेटिंग बैठेगी कि ये जो सेडिमेंट्स है वो किसी एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पे इकट्ठे, अब उसी जगह पे वो इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, बहुत बड़ी लेयर बन जाएगी उन सेडिमेंट्स की। ठीक है, फिर उस लेयर के ऊपर कुछ भार इकट्ठा होता जाएगा, उस भार के चलते वो सेडिमेंट्री रिग्स कंप्रेस होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा
और धीरे धीरे हजारों सालों में वो हार्डन हो जाएंगी, बहुत टाइट हो जाएंगी और वो क्या बना देंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे होंगे ना, तब बहुत सारे डेड प्लांट्स के रिमेन्स, डेड एनिमल्स के रिमेन्स भी इन सेडिमेंट्स के साथ डिपॉजिट हो रहे होंगे और वो भी इन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स को पता है क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है फॉसिल्स। यानी जो प्लांट्स मर गए उनके रिमेन्स, जो एनिमल्स मर गए उनके रिमेन्स, वो जाके रॉक्स के बीच में फंस गए। क्योंकि सेडिमेंट्स जाके इकट्ठे होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बना रहे हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि भाई ये जो डेड रिमेन्स है वो भी उसके बीच में जाके फंस सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको फॉसिल्स मिलते हैं। तो आप समझ गए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है। एक एग्जांपल देखा जाए सेडिमेंट्री रॉक का, तो सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। दिस इज फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। इन रॉक्स में आपको प्लांट्स के, एनिमल्स के और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल मिलते हैं। तो इग्नियस रॉक कैसे बनी ये आपको समझ में आया, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी ये आपको समझ में आया। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक आपके मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकती है। जैसा कि मैंने बताया, मेटामॉर्फिक बना है वर्ड मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। ओके, तो क्या होता है कि जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, तो वो अपने कैरेक्टर को बदल लेते हैं और अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक। इस लाइमस्टोन पे जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा तो दिस विल चेंज इटसेल्फ इनटू मार्बल, एंड दिस मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब सेडिमेंट्री रॉक पे या इग्नियस रॉक पे बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा हीट को सब्जेक्ट किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक्स में मेटामॉर्फोस कर लेंगे। तो रॉक्स भाई हमारे लिए बहुत काम की हैं। इन रॉक्स का प्रयोग करके बहुत अलग अलग चीजें करी जा सकती हैं। घर बनाए जा सकते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, सड़कें बनाई जा सकती हैं। बहुत सारे स्टोन्स को इस्तेमाल करके अलग अलग गेम्स भी खेले जाते हैं। यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम लिखे हैं, आप अपनी क्लास में अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि कुछ मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर को इकट्ठा करिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से तरीके की रॉक से बने हैं। तो भैया सबसे पहली पिक्चर आपको दिख रही है रेड फोर्ट की, रेड सैंडस्टोन से बना है। और सैंडस्टोन अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बात आप कह सकते हो कि रेड फोर्ट इज मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। वहीं पे यहाँ पे ताजमहल दिख रहा है, ताजमहल किससे बना है, व्हाइट मार्बल से। अभी भी आपको बताया मैंने कि मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो आप कह सकते हो ताजमहल किससे बना है, मेटामॉर्फिक रॉक से। गॉट इट। तो आपने देखा कि हर तरीके के रॉक दूसरे तरीके के रॉक में चेंज हो सकते हैं। तो वन टाइप ऑफ रॉक कैन चेंज टू अनदर टाइप ऑफ रॉक इन सर्टेन कंडीशंस। और ये जो रॉक की चेंज होने की प्रोसेस है ना, एक रॉक से दूसरे रॉक में, इसको बोला जाता है रॉक साइकिल। कैसे कि भाई मोल्टन मैग्मा बाहर निकला, ठंडा हुआ तो बन गई इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के अलग अलग एलिमेंट्स टूटे और टूट के जाके एक जगह वो इकट्ठा हुए, वहां पे उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, हीट पड़ी, वो अपने आप को सेडिमेंट्री रॉक्स में उन्होंने बदल लिया। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब हीट और प्रेशर बहुत पड़ेगा, वो अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल लेंगी। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर सब्जेक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, अर्थ पे, तो इन ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की भी वेदरिंग होगी, ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट सकते हैं। वो छोटे छोटे हिस्से फिर कहीं और जाके डिपॉजिट होंगे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाएंगे। यही मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में चली गई तो वहां बहुत ज्यादा हीट मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रेशर मिलेगा, ये पिघल जाएंगी, मोल्टन मैग्मा बन जाएंगी। यही मोल्टन मैग्मा जब सॉलिडिफाई होगा तो किस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, इग्नियस रॉक में। तो भाई हर तरीके की रॉक हर तरीके की रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो तीनों रॉक्स की हमने बात की, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। एज सिंपल एज दैट। आगे देखते हैं। एक आपके सामने एग्जांपल है, मतलब एक एक्टिविटी कह लीजिए कि आपके स्टेट में कितने तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, इसको जॉट डाउन करिए। तो हमको पता चल गया कि फ्रेंड्स यहाँ पे रॉक्स बहुत अलग अलग तरीके के मिनरल्स से मिलके बनती हैं। अब सवाल आता है भाई मिनरल्स क्या होते हैं, तो भाई मिनरल्स कुछ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कुछ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अपना खुद का केमिकल कंपोजिशन होता है। बट बात यह है कि मिनरल्स ह्यूमन काइंड के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर लाइक अ नेचुरल रिसोर्स टू अस। कैसे, तो भाई देखते हैं मिनरल्स कौन कौन से हम लोग डेली यूज में लाते हैं। कोल, तो कोल से हमारी थर्मल पावर बनती है, तो कोल इज अ टाइप ऑफ मिनरल। नेचुरल गैस इज अ टाइप ऑफ मिनरल। इससे भाई नेचुरल गैस से आपको पता ही है क्या क्या बनाते हैं। आज की डेट में आप लोग सीएनजी की कार चला रहे हो, पहले एलपीजी कार चला करती थी, अब सीएनजी कार चल रही है, सीएनजी की बस चल रही है, वो सब नेचुरल गैस से बनता है। पेट्रोलियम, तो भाई क्रूड ऑयल आता है, उस क्रूड ऑयल को आप लोग रिफाइन कर करके पेट्रोल में, डीजल में, एविएशन टर्बाइन फ्यूल में, इन सब चीजों में बदल देते हो। तो ये सब एक तरीके के मिनरल्स ही हैं दोस्तों। फिर और जो दूसरे मिनरल्स हैं, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, ये भी मिनरल्स हैं। तो इन मिनरल्स का बहुत अलग अलग जगहों का प्रयोग हो, जैसे यूरेनियम का प्रयोग हो सकता है न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन में। ओके,
एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है भाई स्मेल्टिंग में, ठीक है। आयरन का प्रयोग तो भाई नाना प्रकार पे जगह पे होता है। मेडिसिन में भी इन मिनरल्स का एक लिमिटेड तौर पे प्रयोग होता है। जैसे कि जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं, वो रेडियो एक्टिव मिनरल्स ऑब्वियस सी बात है मेडिकल फील्ड में काम आते हैं ट्रीट करने के लिए, कैंसर को और बाकी जो खतरनाक बीमारियां होती हैं इनको ट्रीट करने के लिए काम आते हैं। तो ये था इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस फ्रेंड्स। आई होप ये चीज आपको पसंद आई हो। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ये, चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। बहुत ही बेसिक किस्म की इंफॉर्मेशन है, कुछ भी बहुत स्पेसिफिक पता नहीं चला है। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट है तो शुरू शुरू में आपको समझ में प्रॉब्लम हो सकती है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए। आ गया हो वेल एंड गुड। इनकेस अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितना ज्यादा अगर आप लाइक कर देंगे बेटर रहेगा, उतना ही यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे वीडियोस को यूट्यूब में प्रमोट करेगा। तो इतना कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।